because it starts, the baby develops within the womb, है ना। जब आप कंसीव करते हो, जब आप बेबी को कैरी करते हो, प्रेगनेंसी कैरी करते हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी आपके बच्चे की डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। स्पीच क्या है कि हम बोल पा रहे नहीं पा रहे, बच्चे के पास वर्ड्स हैं या नहीं, बट ऑटिज्म में लैंग्वेज, जिसे हम टाइमली आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिसमें बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेगा। समटाइम्स वो पेरेंट्स को भी आइडेंटिफाई नहीं करता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चारू अरोड़ा खुराना मैम, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, experience of 18 years. She is expert in sensory integration and autism. She is PhD scholar and dealing with children with various neurological conditions. And let's share her experience today. So, सबसे पहले तो मैम आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मतलब कितना टाइम हो गया आपको इस जर्नी में और क्या आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है? I'm working with children with autism and other neurological conditions almost 18, more than 18 years. So it's wonderful working with the children always. And so यहाँ पे आप अपनी क्लिनिक पे गए हैं? I'm practicing in Delhi and Noida, both NCR. So मैम, सबसे पहला जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है वो यही है कि ऑटिज्म है क्या? जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं काफी सारे लोग हैं जो एजुकेट हैं, उन्हें पता है कि ऑटिज्म क्या है, बट रूरल एरियाज हैं जैसे गांव के इलाके हैं, या काफी सारे आज के टाइम पे भी ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि ऑटिज्म बेसिकली है क्या। ऑटिज्म वैसे एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रेन जो है उतना फास्ट प्रोसेस नहीं करता। बच्चे जो है कम्युनिकेट नहीं करते, सोशल नहीं होते हैं। हमें इनिशियली तो ऐसा लगता है कि बच्चा इंट्रोवर्ट है, और कभी कभी आप देखेंगे ज्यादातर केसेस अनआइडेंटिफाई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बच्चा बोलता नहीं है। तो जो पेरेंट्स का मेन कंसर्न रह जाता है कि बाकी तो सब ठीक है, बच्चा बोलता नहीं है, क्योंकि बेसिकली इन ऑटिज्म बच्चा चलता ठीक से है, नॉर्मली डेवलप करता है फिजिकली, उसमें फिजिकली लेवल पे कोई आपको नॉर्मलिटी नजर नहीं आती है। तो पेरेंट्स को यही लगता है कि बच्चा बिल्कुल बोल नहीं रहा है, उनका कंसर्न ये है। ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब उन्हें समझ में आता है कि बच्चा सोशली कनेक्ट नहीं हो रहा, इंट्रोवर्ट है, मैम ये रिजर्व है, इन लोगों से मिलता जुलता नहीं है। पर विद एज वो लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है। अर्ली स्टेजेस में कई बार वो अनआइडेंटिफाई चला जाता है, या फिर स्पीच की प्रॉब्लम रह जाती है, या लोगों को लगता है इसके पापा लेट बोले थे तो लेट बोलेगा। इस तरह के लोगों के मिसकंसेप्शंस है। बट ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसे हम टाइमली आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिसमें बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेगा। समटाइम्स वो पेरेंट्स को भी आइडेंटिफाई नहीं करता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, अपने एनवायरनमेंट को पहचानता नहीं है। इवन if उसको ये समझाने में भी हमें टाइम लगता है कि दिस इज अ टेबल, दिस इज अ फादर, हमें उसे यही नहीं समझ में आता कि वो फादर है, वो मदर है। तो अपने आसपास की चीजों से वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। मैम, बट कितनी बार ऐसा देखते हैं ना कि ये चीजें ऐसे भी होती है कि बच्चे को एक ऐसी उसमें रखा जाता है, एक ऐसे लाइफ में रखा जाता है, अगर हमको एक ऐसे एनवायरमेंट में रखा जाता है जहाँ बच्चे अगर बोलना भी चाहता होगा तब भी नहीं बोलता। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को जो बोलना है वो पहले ही समझ जाते हैं। बिल्कुल, एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर बच्चे की डेवलपमेंट में, नॉट इन द ओनली केस ऑफ ऑटिज्म बट इन केस ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। क्योंकि बहुत अच्छा एक बड़ा नॉर्मल से एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मोगली देखा है सबने, तो मोगली को जब जंगल में रखा गया, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उसने जंगल की भाषा सीखी, लेकिन ये तो नहीं सोचा कि ये तो इंसान है, ये जंगली जानवरों की भाषा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट मुंह मिला, उसकी अपब्रिंगिंग ही जंगल में हुई, जानवरों के बीच में वो उनकी भाषा समझ सका। तो जो एनवायरनमेंट आप अपने बच्चे को दे रहे हो, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को लोग इंटरैक्ट नहीं कर रहे, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो या तो बच्चों को स्क्रीन दे दी जाती है, या टीवी दे दिया जाता है, या फोन दे दिया जाता है, या फिर क्रचेस में डाल दिया जाता है डे केयर सेंटर्स में। डे केयर सेंटर इज फार बेटर देन गिविंग अ मोबाइल टू फोन, बिकॉज वहां पे एटलीस्ट वो अपनी एज के बच्चों के साथ रहता है। लेकिन अगर हम बच्चे को स्क्रीन देते हैं तो स्क्रीन से क्या होता है, बच्चा सिर्फ लिसनिंग मोड पे आ जाता है, और वो भी वो सिर्फ स्क्रीन की बात सुनता है। तो he does not respond to parents, to environment, he does not interact with the environment. बट ये हो गया ना आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा लगता है कि बच्चे को बाहर नहीं जाने देना, घर में रखो, तो इसलिए भी बच्चों को स्क्रीन टाइम का बढ़ा देते हैं। बच्चे को आजकल हम देखते हैं जो 6 महीने का है, साल भर का है, वो बच्चा फीडिंग भी फोन लेके करते हैं। See, only this reason कि हम बच्चे को नीचे नहीं भेज सकते, या बाहर नहीं भेज सकते, या आउटडोर नहीं भेज सकते, बच्चे अनसेफ है। दिस इज वन ऑफ द रीजन
कि उन्हें फोन देना पड़ता है, बट आई गेस व्हेन आई डील विद मेनी ऑफ द पेरेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स खुद को फ्री करने के लिए भी बच्चों को स्क्रीन देते हैं कि ओके आप फोन ले लो और मैं अपना ये काम फिनिश कर देता हूँ। एंड समटाइम्स ऐसा था बिकॉज ड्यूरिंग कोविड सब घर से ऑपरेट कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो सब दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं एंड दे वांट कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करे बच्चा। एट दैट टाइम उनके पास ऑप्शन नहीं है बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज है, मेड्स वर नॉट अवेलेबल, तो बच्चा वाज विद द टीवी विद द गैजेट एंड द पेरेंट्स आर बिजी इन देयर ओन वर्क, so there is no interaction between the parent and the child. उसकी वजह से ये इश्यूज और ज्यादा बढ़ गए और बच्चे को जैसे पेरेंट्स ने टाइम नहीं दिया, अब बच्चे को आदत ही बन गई अपने फोन के साथ रहने की और उसका ब्रेन उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाया। हम लेकिन आजकल तो फोन के अलावा भी जैसे हम देखते हैं कि जो वर्किंग है, जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, वो अपने बच्चे को अक्सर डे केयर में डाल देते हैं, एक क्रेच में डाल देते हैं, सुबह ऑफिस जाते टाइम बच्चे को क्रेच में छोड़ दिया, डे केयर में छोड़ दिया, शाम को ऑफिस से आ रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं फिर बाद में रियलाइज होता है कि हमारा बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा या हमसे बॉन्ड नहीं बना पा रहा। डेफिनेटली देखो सोशली कनेक्शन स्टिल डे केयर इज बेटर देन फॉर द सोशल कनेक्शन अगर वहां पे बच्चे हैं। अगर बच्चा वहां पे अकेला नहीं है या किसी एडल्ट के साथ नहीं छोड़ा जा रहा है, if there is a group of children over there then it is quite okay, but yes इमोशनल बॉन्डिंग में बहुत हैम्पर होता है, बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनल बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगेन इट डिपेंड्स कि रात को आके भी पेरेंट्स बच्चे को कितना टाइम डिवोट करते हैं। अगर रात को आके भी आपको टाइम डिवोट नहीं कर रहे, आप सैटरडे संडे को भी टाइम डिवोट नहीं कर रहे, देन ऑब्वियसली इमोशनल बॉन्ड इफेक्ट्स। तो हम अर्ली साइन क्या-क्या होते हैं अगर ऑटिज्म डिसऑर्डर है किसी बच्चे को? आप इसे बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व योर चाइल्ड, इफ इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑटिज्म, नॉट अ वर्चुअल ऑटिज्म, देयर इज अ डिफरेंस। अगर वर्चुअल ऑटिज्म है तो वो लेट डेवलप होता है, लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो 18 मंथ्स 2 इयर्स पे भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब बच्चा सोशल स्माइल नहीं कर रहा, बच्चा छोटा सा होता है और हम बोलते हैं देखो बेटा लाइट का है ना, बच्चे ऐसे देखते हैं इन द स्माइल, बच्चा फैन का है, बच्चा लुक्स एट द फैन एंड स्माइल, बट if the child has any sign or any symptom of autism, they will not take the command, they will not give the social smile, तो वो सोशली रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, अपने पेरेंट्स को भी सोशल स्माइल नहीं देगा क्योंकि उसका फर्स्ट एनवायरनमेंट है। तो दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग, यू कैन इंडिकेट कि हम नाम ले रहे हैं बच्चे का, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हम बच्चे को विसल दे रहे हैं, बच्चा ऑडिटरी रिएक्ट नहीं कर रहा, हम बच्चे को लाइट दिखा रहे हैं, बच्चा लाइट को ट्रैक नहीं कर रहा, सो वहां से इंडिकेट हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, we must consult a doctor। So मैम इसके कुछ फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में हम देखेंगे कि रेट सिंड्रोम हो जाता है, फ्रेजाइलिक सिंड्रोम होता है, और इसीलिए हमें अगर फर्स्ट बेबी ऑटिज्म है तो हमें जेनेटिक कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए टू प्लान फॉर द सेकंड बेबी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि बच्चों को स्क्रीन दिया जाता है या न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, उस तरह के एनवायरमेंट फैक्टर्स की बच्चे को आइसोलेट रखते हैं, बाहर नहीं जाने दे रहे बिकॉज ऑफ अनसेफ एनवायरमेंट, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। मेटाबॉलिक फैक्टर्स हम देखते हैं बच्चे की डाइट अच्छी नहीं है या स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, तो अगर बच्चा जंक फूड पे ज्यादा है उस केसेस में भी हमने देखा है, बट इट्स ऑल अंडर रिसर्च, देयर इज नो डेफिनेट रीजन कि इस रीजन से ऑटिज्म हो रहा है। मतलब अलग अलग रीजन, अलग अलग फैक्टर्स हैं व्हिच कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट, बट स्टिल इट इज अंडर रिसर्च। So, मतलब ऑटिज्म जो टॉपिक है इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें कवर अप होती हैं। ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम, इसको हम ASD बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम इटसेल्फ मींस अ वैरायटी, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं, वैरायटी लाइक ऑटिज्म, ADHD और रेट सिंड्रोम, डिफरेंट, एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सो अभी जैसे आपने टॉपिक डिस्कस किया था वर्चुअल ऑटिज्म, वो क्या होता है और इसमें कैसे बच्चे को ट्रीट किया जाता है? वर्चुअल बेसिकली हम जो स्क्रीन और गैजेट्स हैं वो हम अवॉइड करते हैं कि 3 ईयर से पहले बच्चे को नहीं दी जाए, बिकॉज ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन बहुत रॉ है, बट वो यू गिव ही एडजस्ट एंड अडैप्ट्स, वो एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, तो वैसे ही वो डेवलप करता है, राइट। तो जब हम स्क्रीन देते हैं बच्चे को और उसका ब्रेन जो होता है डेवलप नहीं करता ड्यू टू द स्क्रीन, उसको हम वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं, दैट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, दैट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड। जब हम आपस में बात करते हैं, जब हम बच्चे को फ्रेंड्स के साथ खिलाते हैं तो दैट्स अ रियल वर्ल्ड, पर जब आप एक फोन के साथ बिजी हो तो आप सब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हो ना, वर्चुअल वर्ल्ड में, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म। सो मतलब बाय बर्थ भी ऑटिज्म डिसऑर्डर रहते हैं?
सी बाय बर्थ में इट्स अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बाय बर्थ इसको आइडेंटिफाई हम नहीं करते, डायग्नोस भी नहीं करते, एंड इट इज नॉट कॉज एक्चुअली बाय बर्थ। तो ये कोई जेनेटिक भी होता है जैसे जेनेटिक होता है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स में जेनेटिक होता है, जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, दैट इज पास्ड थ्रू द जनरेशन, तो जेनेटिक कॉजेस भी रीजंस भी होते हैं। इसके अलावा मैम कौन कौन से बोलते हैं इसमें, कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से ऐसे साइंस होते हैं अर्ली पेरेंट्स पहले कैच कर ले कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है बच्चे की कोई भी डेवलपमेंट डिले हो, अगर बच्चे का स्पीच डिले हो रहा है, कम्युनिकेशन डिले हो रहा है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, सोशल स्माइल नहीं कर रहा है, ठीक है, हमें सिर्फ स्पीच को मैटर नहीं देना चाहिए। स्पीच इज वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। स्पीच क्या है कि हम बोल पा रहे नहीं पा रहे, बच्चे के पास वर्ड्स है या नहीं, बट ऑटिज्म में लैंग्वेज, अगर बच्चा जेस्चर से भी बात कर, अगर उसे पानी चाहिए तो पानी को पॉइंट आउट कर रहा है, सो दैट्स अ गुड साइन कि जेस्चर है। तो अगर वो जेस्चर्स भी नहीं कर रहा है, पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, सो दैट्स अगेन नीड्स बताता ही नहीं है, इसे भूख लगती ही नहीं है। हम बोलते हैं हमें लगता है इतना देर हो गया है तो हम इसे खाना दे रहे हैं, बट इज नेवर आस्क्ड फॉर द फूड, इज नेवर आस्क्ड फॉर द वाटर। तो हमें अपने आप समझना पड़ता है, दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर जो हम इजीली समझ सकते हैं कि बच्चा अपने एनवायरमेंट से कुछ गेन नहीं कर रहा है। लर्निंग इज फ्रॉम द एनवायरमेंट। बट ये ऐसा लगता है ना कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि चीजें कॉमन है, ये बच्चा लेट बोलना सीख रहा है या ऐसे इशारे नहीं कर रहा, ये चीजें कॉमन है, तो वो इतना इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सी कॉमन इसलिए क्योंकि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जिनके फादर्स लेट बोले हैं और बाद में उनका नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है, तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ऐसा था और बच्चे मेरे भी लेट बोले, तुम्हारा भी 3 साल तक बोल जाएगा। बट ऑन दी अदर साइड सिर्फ स्पीच अगर लेट तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, पर कनेक्टिविटी को चेक करना है हमें, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि लैंग्वेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, मे बी वो पॉइंटिंग से हो, समटाइम्स इट इज द सेम पैटर्न ऑफ द डिलेड स्पीच कि पेरेंट्स लेट बोलते हैं तो बच्चे भी लेट बोलते हैं, इट इज समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज। नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो जो ओल्ड फैक्टर्स थे अब वो फैक्टर्स नहीं है, लॉट मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, सो वी शुड थिंक इन द अनदर अप्रोच। मतलब आप किस एज ग्रुप तक के बच्चों को ट्रीट करते हो, मतलब कौन सी लास्ट एज रहती है? मोस्टली आई डील विद द 12 years of children, but yes I do a neurofeedback therapy also, जिसमें मैं adults को भी कवर करती हूँ। तो जैसे अगर हम बात करें कि ठीक है, मतलब जो बाय बर्थ है 0 to 10 में उनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक ऐसे चीजें होना, लेकिन मेन तो ये रहता है कि ऑटिज्म बाय बर्थ to 5 तक एज पे पता चल जाता है। बाय बर्थ इट इज ऑलमोस्ट डायग्नोस्ड एट द एज ऑफ 2 years or 15 months 18 months, जैसे जैसे बच्चा डेवलप करेगा। लाइक 5 years तक के बच्चों को ऑटिज्म ये डिसऑर्डर, लेकिन जो सब बड़े बच्चे उन्हें कैसे प्रॉब्लम्स रहती है? वो अनआइडेंटिफाइड जाती है। जब बच्चे को आप 2 साल पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट आपने ये सोच ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला या सोसाइटी ने बोला कि बोल लेगा, तो आपने उसे इग्नोर किया, यू वेटेड फॉर द टाइम पीरियड और बच्चे की एज इंक्रीज हो गई। तो हमें जो भी आइडेंटिफाई करना है हमें कंपेयर करना है नॉर्मल डेवलपमेंट से। बच्चा अगर 1 साल में बैबलिंग करता है और नहीं कर रहा है तो हम उसका मैक्सिमम 3 months तक वेट करेंगे ना, हम उसको 3 साल तक वेट नहीं करेंगे कि उसकी साउंड ही नहीं आ रही, बैबलिंग बाबा मामा भी नहीं कर रहे, तो आप उसको 3 साल तक वेट नहीं कर सकते। तो एनी डेवलपमेंट यू हैव टू ऑब्जर्व, वो आपको एक नॉर्मल डेवलपमेंट के रिलेशन में काउंसिल करनी चाहिए। सो मैम मतलब अभी तक जैसे इतना आपने ट्रीट करा है, इसके अलावा आपके पास और कैसे बच्चे आते हैं, किस तरीके से आप उन्हें ट्रीट करते हो, मतलब मैनुअली हो गया, मेडिसिन से हो गया या कोई एक्टिविटी वगैरह, किस तरीके की? हमारा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट रहता है मोस्टली वो एक्टिविटी बेस्ड ही रहता है, जिसमें हम गोल्स लेते हैं। गोल्स मतलब अगर आप एक बच्चे को कोई स्किल ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, उस तरह से हम एक्टिविटीज प्लान करते हैं। और काफी बच्चे आते हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेनिंजाइटिस, ब्रेन इंफेक्शन केसेस, तो जिनका भी डेवलपमेंटल डिले होता है, काफी इस तरीके के केसेस आते हैं। आज हमारे पास पूरी टीम है जिसमें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं, स्पेशल एजुकेशन, ऑल्सो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, तो जैसे बच्चे की नीड होती है अकॉर्डिंगली उनको थेरेपीज एडवाइस की जाती है। इसमें हम कितने पेरेंट्स का कंसल्ट आता है कि होम विजिट वगैरह, तो होम विजिट वगैरह भी इसमें अवेलेबल है? डेफिनेटली होम विजिट हम प्रोवाइड करते हैं, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड अ स्ट्रक्चर लर्निंग। सेंटर पे आके आप जब एक स्ट्रक्चर में काम करते हो तो बहुत बेटर रिजल्ट्स आते हैं। होम विजिट्स डेफिनेटली वी प्रोवाइड, बिकॉज कभी कभी कुछ पेशेंट्स को कन्वीनियंस के हिसाब से भी हमें डील करना पड़ता है, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, बट आई विल रिकमेंड फॉर द स्ट्रक्चर्ड सेशंस इन द क्लिनिक इटसेल्फ। तो आप जब भी हमारे जो न्यू जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, आप उन्हें क्या सजेशन दोगे, उन्हें क्या एडवाइस दोगे
किस तरीके से अपने बच्चों को मतलब इन चीजों से दूर रखें, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो पहले कंसल्ट करें, प्रिवेंट कर लें। सी न्यू जनरेशन के लिए मैं ये बोलूंगी सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना स्ट्रेस बर्डन रिलीज करें, बिकॉज इट स्टार्ट्स यू नो द बेबी डेवलप्स विद इन द वूम, है ना। जब आप कंसीव करते हो, जब आप बेबी को कैरी करते हो, प्रेगनेंसी कैरी करते हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी आपके बच्चे की डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, राइट। तो अपने आप को हैप्पी रखें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी हैबिट्स चेंज करें, अपनी फीडिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट्स चेंज करें, और जितना हमारा फास्ट लाइफ हो रहा है, हमारा जो ना मेडिटेशन नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल नहीं है लोग, और सुबह से शाम तक हम बिजी हैं बर्डन्स में, उसको रिलीज करें एंड टू डिवोट टाइम टू योर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर योर्स, यू नो। आपका एक ड्यूटी नहीं है, आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने उन्हें कमोडिटीज दे दी, आपने उसको लग्जरीज दे दी एंड द थिंग इज ओवर, राइट। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।